लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओ सिमिंग बीच में आकर के सेंगी से फाइट करने लगती है, जिसकी वजह से डाओजी को थोड़ी देर के लिए मौका मिल जाता है, जिसमें ब्लेड मास्टर गाइनी और गाओ जियानली भी वहां पर पहुंच जाते हैं और डाओजी की जान बचा लेते हैं। वहीं सेंगी ब्लेड मास्टर गाइनी को देख करके उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ब्लेड मास्टर गाइनी अपनी लकड़ी की तलवार से ही उसे डिफेंड करके वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वेइजुआंग प्राइम मिनिस्टर लीसी से कहता है, आगे से तुम कोई भी चालाकी मत करना, क्योंकि अगर तुमने मुझे फिर से किसी और से जान से मरवाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद तुरंत जान से मार सकता हूँ। वहीं सुन करके प्राइम मिनिस्टर लीसी के पसीने छूट गए थे। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मोइस्ट स्कूल के कैंप का सीन दिखाते हैं, जहां पर सभी लोग डाओजी की हालत को देख रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सेंगी से फाइट की वजह से डाओजी की हालत बहुत ही खराब हो गई होती है और किसी तरह से दर्द में उस इंक्रिप्शन प्लेट को बाहर निकालते हुए कहता है कि चोरों का राजा कभी खाली हाथ नहीं आता है, जिस पर मास्टर बेन उस इंक्रिप्शन प्लेट को ले लेते हैं। वहीं डाओजी की हालत को देख करके मिस जीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी डाओजी अचानक से ब्लेड मास्टर गायनी की तरफ इशारा करता है। तब हमें ऐसा लगता है कि अब डाओजी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, इसलिए वह मरने से पहले ब्लेड मास्टर गायनी से कुछ बातें करना चाहता है। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी उसके पास जाते हैं। तब डाओजी ब्लेड मास्टर गायनी से कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी जान बचाओ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचा लिया, इसलिए अब यह मेरी लाइफ तुम्हारी कर्जदार है। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि सबसे पहले मोइस्ट स्कूल ने मुझे बचाया था, इसलिए बदले में मैंने तुम्हें बचाया। इस पर डाओजी गुस्से में ब्लेड मास्टर गायनी को अपने पास खींचते हुए कहता है कि बकवास बंद करो और एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें मोइस्ट स्कूल ने नहीं बचाया है, तुम्हें तो मिस रॉन्ग ने बचाया था, और वो भी 2 बार। इस पर हम देखते हैं कि यह सारी बातें सुन करके वहाँ पर खड़े सारे लोग इमोशनल होने लगते हैं, लेकिन तभी डाओजी ब्लेड मास्टर गायनी को थैंक्स बोलता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ, इसलिए अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि इस दुनिया में केवल तुम ही हो जो मिस रॉन्ग को बचा सकते हो, इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम मिस रॉन्ग को जरूर बचाओगे। यह सुन करके ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि हाँ, मैं उसे जरूर बचाऊंगा। तब डाओजी कहता है कि अब मैं शांति से मर सकता हूँ और ऐसे बिहेव करता है कि अब वह मर चुका हो। इस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आखिर में डाओजी कैसे मर गया। लेकिन तभी अचानक से डाओजी कहता है कि आखिर में किसने कहा कि मैं मर गया हूँ। वहीं डाओजी को अचानक से बोलता हुआ देख करके टेइचुई बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन तभी डाओजी फिर से बताता है कि भले ही मैं चोरों का राजा हूँ, पर मुझे भी पूरी रात काम करने के बाद आराम करना पड़ता है। इस पर हम देखते हैं कि वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं, जिस पर डाओजी मैनेजर डिंग से कहता है, क्या इतना बड़ा काम करने के बाद आप मुझे कुछ अच्छा नहीं खिलाएंगे? तब मैनेजर डिंग कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम्हें इतनी चोटों से कुछ नहीं होगा। इस पर डाओजी उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है कि आप तो मेरे भाई हैं, लेकिन आपको फिर भी मेरे ऊपर थोड़ी भी दया नहीं आई। तब मैनेजर डिंग कहते हैं कि मैं इतनी सी चोट के लिए चोरों के राजा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर में वह यिन यान स्कूल की लड़की तुम्हें क्यों बचाने आई थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह तुम में इंटरेस्टेड हो? यह सुनते ही डाओजी उठ करके कहता है कि मोटे मैनेजर, तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ। जिस पर वहाँ खड़े बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से शायू और टियांगमिंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग अभी भी बेहोश होता है और शायू उसे लेकर के अभी भी मास्टर जी फैंग के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। तभी शायू मास्टर जी फैंग से पूछता है कि क्या टियांगमिंग ठीक है? तब मास्टर जी फैंग बताते हैं कि टियांगमिंग के अंदर पिछले मोइस्ट स्कूल के लीडर की इनर स्ट्रेंथ है, इसलिए उसके ऊपर यिन यांग स्कूल का मैजिक काम नहीं करता है। लेकिन एक बात तो तय है कि टियांगमिंग अभी अपनी पूरी पावर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वह इस समय ठीक है। तभी अचानक से मास्टर जी फैंग एक जगह रुक जाते हैं। तब सायू उनसे पूछता है कि आखिर में क्या हुआ। इस पर मास्टर जी फैंग बताते हैं कि हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर एक गिफ्ट मिलने वाला है। इसी बीच हम देखते हैं कि अब यहाँ पर सुबह हो जाती है, लेकिन टियांगमिंग अभी भी होश में नहीं आया होता है और देखते ही देखते वहाँ पर थोड़ा सा वक्त और बीत जाता है, जिस पर अचानक से मास्टर जी फैंग कहते हैं कि अब मास्टर ननगोंग आ गए हैं। तब हम देखते हैं कि मास्टर ननगोंग चल करके धीरे धीरे उसी ब्रिज पर आ जाते हैं, जिस पर मास्टर जी फैंग जा करके उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। तब मास्टर ननगोंग पूछते हैं कि आखिर में टियांगमिंग कैसा है। इस पर मास्टर जी फैंग बताते हैं कि वह सो रहा है। तब हम देखते हैं कि टियांगमिंग अभी भी पूरी तरह से गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन तभी मास्टर ननगोंग कहते हैं कि क्या टियांगमिंग को उसका गिफ्ट नहीं चाहिए। इस पर टियांगमिंग आधी नींद में ही कहता है कि हाँ, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। तब मास्टर जी फैंग बताते हैं कि ऐसा लगता है कि टियांगमिंग गिफ्ट का नाम सुनते ही जाग गया है। वहीं शायू टियांगमिंग से कहता है, तुम इतनी देर से सोने का दिखावा कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें इतनी देर तक अपने कंधों पर रखना पड़ा है। यह सुन करके टियांगमिंग फिर से नींद में बोलता है कि हाँ, मुझे गिफ्ट चाहिए। तब शायू उसे सीधा नीचे उतार देता है और उसे गिरने से रोक लेता है, जिसके बाद वह उसे जगाने के लिए कहता है कि क्या तुम्हें रोस्टेड पिजन नहीं खाना है। तब हम देखते हैं कि टियांगमिंग पूरी तरह से एक्साइटेड होकर के जाग जाता है, जिस पर शायू कहता है कि इसे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है, इसे तो बस खाने की पड़ी है। वहीं टियांगमिंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वह मास्टर ननगोंग को पहचान लेता है और सोचता है कि यह तो वही इंसान है जिनका उस दिन जूता खो गया था, जिस पर टियांगमिंग ने उनका जूता ढूंढ करके वापस किया था। तब मास्टर ननगोंग ने वादा किया था कि 3 दिनों बाद वह टियांगमिंग के लिए एक गिफ्ट ले करके आएंगे, इसलिए टियांगमिंग आज उन्हें देख करके कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। इस पर मास्टर ननगोंग टियांगमिंग को एकदम भगवान की तरह दिखाई देने लगते हैं
इसलिए वह सबसे पहले सोचने लगता है कि उसे क्या गिफ्ट मांगना चाहिए, जिसमें वह सबसे पहले ढेर सारे रोस्टेड पीजेंट के बारे में सोचता है। लेकिन बाद में सोचता है कि फिर तो यह अपॉर्चुनिटी बेकार हो जाएगी, क्योंकि रोस्टेड पीजेंट तो उसे कहीं भी मिल जाएंगे। इसके बाद वह ढेर सारे सोने के बारे में सोचता है, लेकिन वह फिर से सोचता है कि आखिर में वह इतने सारे सोने का क्या करेगा। जिसके बाद में उसके दिमाग में यूवी का ख्याल आता है, लेकिन वह सोचता है कि यूवी एक गिफ्ट की तरह अच्छी नहीं लगेगी। जिसके बाद वह एक ऐसी तलवार के बारे में सोचता है जो ब्लेड मास्टर गायनी की रेनबो एबस से भी ज्यादा पावरफुल हो, जिसे वह ब्लेड मास्टर गायनी को दे सकता हो। लेकिन तभी वह सोचता है क्यों ना मैं एक ऐसा एलेक्सर मांग लूं जो किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दे। इसलिए वह उसकी हेल्प से मिसरांग को ठीक कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह एलेक्सर और तलवार के बीच में कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर वह परेशान होकर के चिल्लाता है कि बस करो। वहीं बाकी लोग टियांगमिंग को ऐसा करते देख करके सोचते हैं कि आखिर में इसे क्या हो गया। लेकिन तभी अचानक से मास्टर ननगोंग उसके हाथों में एक किताब रख देते हैं, जिसे देख करके पहले टियांगमिंग को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वह ऐसा प्रिटेंड करता है कि वह उस किताब को लेकर के खुश हुआ है। वहीं मास्टर जीफेंग कहते हैं कि क्या तुम मास्टर ननगोंग को थैंक्स नहीं बोलोगे। इस पर टियांगमिंग जल्दी से मास्टर ननगोंग को थैंक्स बोलता है। इस पर मास्टर जीफेंग मास्टर ननगोंग से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर मास्टर ननगोंग वहां से जाते हुए मास्टर जीफेंग को कुछ बताते हैं, लेकिन टियांगमिंग को उनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती हैं। वहीं टियांगमिंग उस किताब को देख करके सोच रहा होता है कि आखिर में ना तो यह तलवार है और ना ही एक एलेक्सर है, इसलिए मैं इसका क्या करूंगा। तभी सायू मास्टर जीफेंग से पूछता है कि आखिर में यह गिफ्ट कैसा है। तब मास्टर जीफेंग कहते हैं कि चलो हम लोग पहले यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद ये लोग सिटी के बाहर एकदम शांत जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर मास्टर जीफेंग कहते हैं कि यह जगह बात करने के लिए सेफ रहेगी। तभी मास्टर जीफेंग टियांगमिंग से कहते हैं कि कभी भी इंसान को वह चीज नहीं लेनी चाहिए जिसके वह काबिल ना हो, इसलिए यह गिफ्ट बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। तब टियांगमिंग उनसे पूछता है कि आखिर में यह कैसा गिफ्ट है। यह सुनकर के मास्टर जीफेंग उसे बताते हैं इस किताब का नाम येलो स्टोन ऑफ हेवनली बुक है। इस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग पहले तो खुश होता है, लेकिन तभी वह दुखी हो जाता है क्योंकि उसका गिफ्ट सच में एक किताब है, और सोचता है कि मेरी पूरी लाइफ में मुझे 2 बार गिफ्ट मिले हैं, जिनमें से पहली बार मुझे यूवी ने एक राइस बॉल दिया था क्योंकि मुझे वह अजीब औरत खाना नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी बार मास्टर ननगोंग ने मुझे एक किताब दे दी है। तभी मास्टर जीफेंग टियांगमिंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें यह गिफ्ट पसंद नहीं आया। तब टियांगमिंग कहता है कि मुझे तो साधारण सी किताब भी पढ़ने नहीं आती है, पर फिर भी यह तो एक हेवनली बुक है। इस पर मास्टर जीफेंग कहते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं है, इस समय तुम्हारे हाथों में जो किताब है उसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह किताब नहीं मिलती है। यह सुनकर के टियांगमिंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या यह किताब सच में इतनी औसम है। तभी शायू पूछता है क्या इसी बुक को ग्रैंड मास्टर की बुक कहते हैं। तब मास्टर जीफेंग कहते हैं कि हाँ, इसी किताब को कहते हैं। वहीं टियांगमिंग को शायू की कोई भी बात समझ नहीं आती है, जिस पर शायू टियांगमिंग को बताता है कि यह एक मिलिट्री बुक है जिसे ग्रैंड मास्टर जियांग जिया ने 800 साल पहले लिखी थी। इस पर टियांगमिंग शायू से पूछता है क्या जियांग जिया कोई दिव्य इंसान था। तब मास्टर जीफेंग बताते हैं कि ग्रैंड मास्टर जियांग जिया के हेल्प से जाओ के किंग ने 800 राजाओं को इकट्ठा कर लिया था और उनकी हेल्प से सैंग की बहुत ही पावरफुल आर्मी को हरा दिया था, जिसके बाद उन्होंने ही महान जाओ राज्य को बनाया था। इस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग को फिर से कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वह पूछता है कि आखिर में महान जाओ राज्य क्या है। यह सुनकर के शायू कहता है कि आखिर में तुम इतने गधे कैसे हो सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो महान राज्य जाओ के बारे में भी नहीं पता है। इस पर टियांगमिंग गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा पता है तो तुम ही बता दो। तब शायू उसे बताता है कि इस समय तुम जिस राज्य में खड़े हो वह महान राज्य जाओ का हिस्सा था। वहीं उस समय महान जाओ राज्य हमारे प्रेजेंट टाइम के 7 राज्यों को मिला करके बना था, इसलिए आज से कई 100 साल पहले ये 7 राज्य महान जाओ डायनेस्टी के पार्ट थे। यह सुनकर के टियांगमिंग पूछता है कि अगर ऐसा है तो हम लोग इस राज्य को किन एम्पायर क्यों कहते हैं, हमें तो इसे जाओ डायनेस्टी कहना चाहिए। इस पर शायू बताता है कि यह 1000 साल पहले की बात है। तब टियांगमिंग थोड़ा सा हैरान होते हुए सोचता है आखिर में हजारों साल पहले के लोग इस किताब से कैसे रिलेटेड हो सकते हैं, इसलिए वह चिल्लाते हुए शायू से पूछता है क्या तुम मुझे ठीक से नहीं बता सकते हो। इस पर मास्टर जीफेंग टियांगमिंग को समझाने की कोशिश करते हैं। तब टियांगमिंग मास्टर जीफेंग से कहता है कि अब तो मैं और भी कंफ्यूज हो गया हूँ। इस पर मास्टर जीफेंग बताते हैं कि यह किताब भले ही मास्टर जियांग से रिलेटेड है, लेकिन इस किताब को उन्होंने नहीं लिखा है। वहीं यह किताब 1000 सालों से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। तब शायू मास्टर जीफेंग से पूछता है कि आखिर में फिर इस किताब को किसने लिखा है। इस पर मास्टर जीफेंग बताते हैं कि इस किताब का नाम हेवनली बुक है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन एक बात तो तय है कि इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा है। हालांकि यह किताब पहले जिस इंसान को मिली थी वह शायद तुम लोगों को जानता था। इस पर शायू और टियांगमिंग दोनों ही एक साथ पूछते हैं कि आखिर में किसे यह पहली बार मिली थी। तब मास्टर जीफेंग बताते हैं कि यह किताब पहली बार येलो एम्परर को मिली थी। इस पर हम देखते हैं कि येलो एम्परर का नाम सुनते ही टियांगमिंग सोचता है कि मुझे तो उसके बारे में भी नहीं पता है। तभी शायू कहता है कि येलो एम्परर तो चू किंगडम का एंसेस्टर है। यह सुन करके टियांगमिंग शायू को छेड़ते हुए कहता है आखिर में सारी अच्छी चीजें तुम्हारे चू एम्पायर से कैसे रिलेटेड होती हैं। तभी मास्टर जीफेंग बताते हैं कि इस किताब का नाम येलो स्टोन हेवनली बुक है, जिसमें येलो का मतलब येलो एम्परर से है, इसलिए येलो एम्परर सच में चू एम्पायर का एंसेस्टर था। इस पर टियांगमिंग सोचता है कि यह कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।